तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री यानी सोल्यूशन का ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं, जो कि क्या है, राउल्ट का नियम। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या करा रखा है, हेनरी का नियम, और उसके पहले भी हमने मोलरता और मोल अंश या मोल प्रभाज पढ़ा के रखा है। उसकी वीडियो अगर आपको देखनी है तो उसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा। वो आपको प्लेलिस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगी, तो आप जाके वो दोनों वीडियो वहां से देख लीजिएगा। ये आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो राउल्ट का नियम है। आपको बता दें कि अगर हम हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हमने बना रखी है, फिजिक्स की जितनी भी डेरिवेशंस थी 5 नंबर वाली या 3 नंबर वाली, वो चीजें आपको मिल जाए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दीजिएगा शेयर, ताकि और भी लोग जुड़े और यहाँ से एजुकेशन ले। आप अपना डाउट या कमेंट जो है वह यहीं पे छोड़ सकते हैं, या हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम जो है, ये पहले आप परिभाषा पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि हमने पहले से बता रखा है, सारी चीजें डायग्राम से ज्यादा क्लियर होती हैं। तो पहले जो ये राउल्ट का परिभाषा या नियम जो उन्होंने दिया, वो समझने से पहले हम डायग्राम समझेंगे, ताकि डायग्राम समझने के बाद आपको ये जो डिफिनीशन है वो और ही ज्यादा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बर्तन या पात्र लेंगे। ये कोई क्या हो गया, एक बर्तन या पात्र हो गया। ठीक है, ये कोई बर्तन या पात्र हो गया। इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम मान लेंगे कि कोई एक विलायक मिक्स किया गया है। तो ये जो इसमें है वो क्या है, विलायक। एक हमने बर्तन लिया है, उस बर्तन में हमने विलायक मिला दिया है। अब इसमें हम कोई एक क्या करेंगे, माना कि वैद्युत अनअपघट्य जो पदार्थ है वो इसमें मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बर्तन लिया है और उस बर्तन में हमने क्या लिया है, विलायक। विलायक का मतलब क्या है कि जो अपने आप में चीजों को घोल लेता है, यानी कि जो विलेय पदार्थों को घोलने का कार्य करता है वो विलायक होता है। ठीक है, अब इसी विलायक में हम क्या मिला रहे हैं, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। ठीक है, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ का मतलब क्या है, यहाँ पे अपघट्य नहीं, अनअपघट्य। अनअपघट्य। ठीक, वैद्युत अपघट्य वो होता है जिसमें क्या हो सके, कि जिसमें धारा प्रवाहित हो सके। वैद्युत अनघट्य वो विलयन होगा जिसमें हम धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे आपका NaCl का जो घोल होगा, NaCl के घोल में आप धारा यानी कि करंट को फ्लो करा सकते हैं या प्रवाहित करा सकते हैं। लेकिन जो आपका यूरिया यानी कि NH2CONH2 यानी जो यूरिया है, आप इसमें या इसके घोल में धारा का प्रवाह नहीं करा सकते हैं। तो यानी कि ऐसे विलयन जिसमें धारा का प्रवाह कराया जा सके वो वैद्युत अपघट्य होते हैं, और ऐसे विलयन जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं कराया जा सकता, वो आपके वैद्युत अनघट्य विलयन होते हैं या विलेय होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस विलयन में वैद्युत अनघट्य, या चाहे आप यूरिया ले लीजिए या आप ग्लूकोज ले लीजिए, वो मिलाते हैं। तो वैद्युत अनअपघट्य मिलाने पर क्या होता है, वैद्युत अनअपघट्य मिलाने पर जो इस विलयन का वाष्प दाब है या आपच्छिक वाष्प दाब है, वो किसके बराबर हो जाता है, मोल प्रभाज के बराबर हो जाता है। तो ये इस विलयन का जो विलयन का क्या है, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे विलयन का जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होगा वो मोल प्रभाज के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या है, विलयन का पहले से ही कोई एक क्या था, वाष्प दाब था। जब इस विलेय या वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को इसमें घोला जाएगा, तो जो शुद्ध पदार्थ का पहले से ही वाष्प दाब या अपेक्षिक वाष्प दाब था, वो इस वैद्युत अपघट्य को मिलाने के बाद एक अपना ही वैद्युत क्या कर सकते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन इसमें जनरेट हो जाएगा, जो कि इस वाले विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से
कम होता है। ठीक है, यानी कि इस विलयन का वाष्प का अपेक्षित अनुमान ज्यादा होगा इस वैद्युत अपघट्य के मिलाने के तुलना में। ठीक है, तो ये परिभाषा आपका क्लियर हो गया। परिभाषा क्या है कि जब किसी विलायक में, या कह सकते हैं राउल्ट के नियम के अनुसार, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य, यहाँ पे ये वैद्युत अनअपघट्य लिखा हुआ है। ठीक है, वैद्युत अनघट्य पदार्थ को घोला जाता है। जब हम क्या करेंगे, जब किसी विलायक में वैद्युत अनघट्य पदार्थ को घोला जाता है तो उस विलायक का जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा आपके मोल प्रभाज के। ठीक है, ये डायग्राम से आपका राउल्ट का जो डिफिनीशन था वो क्लियर हो गया, और हमने ये भी बता दिया कि वैद्युत अनघट्य पदार्थ या क्या होता है और वैद्युत अपघट्य क्या होता है। वैद्युत अपघट्य का मतलब ये है कि ऐसा विलयन या ऐसा घोल जिसमें धारा प्रवाहित हो सके, जैसे NaCl या नमक का घोल, उसमें आप धारा प्रवाहित करा सकते हैं, लेकिन यूरिया और आपके ग्लूकोज का जो घोल होता है उसमें आप धारा प्रवाहित नहीं करा सकते, तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, वैद्युत अनघट्य विलयन या विलेय हो जाता है। ठीक है, तो ये राउल्ट का नियम का डिफिनीशन और डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने इसका डायग्राम और डिफिनीशन बता दिया। डिफिनीशन एक बार आप बता देते हैं। इस नियम के अनुसार जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाता है। अब यहाँ से इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जो कि क्या है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS बटे आपका क्या हो जाएगा P0। ये पूरा जो है इसको क्या पढ़ा जाएगा, P0 माइनस PS बटे P0 को क्या पढ़ेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ऐसे लिखा जाता है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, आपके विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के या विलायक के मोलों की संख्या। ये विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, मोल प्रभाज कहा जाता है। यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर हो जाएगा। ये इन्होंने एक बेसिक फॉर्मूला दिया, या कह सकते हैं यही आपका मेन फॉर्मूला है किसका, राउल्ट के नियम का। लेकिन आपसे पूछा क्या जाता है कि राउल्ट के नियम का तनु विलयनों के लिए जो फॉर्मूला अणुभार या कह सकते हैं क्या कि भार या अणुभार में जो संबंध है तनु विलयन के लिए, इस वाष्प दाब या राउल्ट के नियम का जो संबंध है किसके लिए कि भार और अणुभार, इस विलय के मोलों का भार और विलायक के मोलों का भार और अणुभार, उसके बीच में संबंध ज्ञात कीजिए, तो वो आपको ज्ञात करना होगा। तो पहले ये राउल्ट का परिभाषा और उसका एक जो बेसिक फॉर्मूला है या कह सकते हैं मेन फॉर्मूला है वो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए विथ डायग्राम के साथ। फिर आपको बताएंगे कि तनु विलयनों के लिए राउल्ट ने क्या फॉर्मूला दिया। तो हमारा राउल्ट का नियम का जो मेन फॉर्मूला है तो क्या आया था, P0 माइनस PS बटे P0। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इस पूरे को हम पढ़ेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ये पूरा आपका क्या हो गया, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, जो कि किसके बराबर होगा, मोल प्रभाज के। मोल प्रभाज क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या को ही मोल प्रभाज कहा जाता है। तो ये आपका राउल्ट के नियम का मेन फॉर्मूला था। अब अगर हम क्या करें कि तनु विलयनों के लिए हमें क्या ज्ञात करना है कि राउल्ट के नियम का फॉर्मूला जो है उसका एक डेरिवेशन हमको करना होगा, जो कि तनु विलयनों के लिए राउल्ट के नियम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो यहाँ हम ले लेंगे क्या, तनु विलयन के लिए एक केस हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि तनु विलयन के लिए तनु विलयन के लिए एक छोटा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा कि विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या बराबर किसके हो जाएगी, n के, कैपिटल N के। क्यों, क्योंकि जो ये स्मॉल n यानी कि विलय के मोलों की संख्या है, तनु विलयन के लिए इसका मान लगभग 0 या नगण्य होता है। ठीक है,
तनु विलयनों के लिए विलय के मोलों की संख्या लगभग नगण्य होने के कारण इसकी जगह भी हम क्या ले सकते हैं, कैपिटल एन ले सकते हैं। तो पूरे की जगह हम क्या ले लेंगे, इस पूरे वैल्यू की जगह जो आपका एन प्लस स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन यानी विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या है, इस पूरे के जगह हम क्या लेंगे, सिर्फ एन ले लेंगे। यानी यहाँ जो आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, फॉर्मूले में यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है। नीचे आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए विलय के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलय में जितने भी जैसे विलय और विलायक दोनों होते हैं तो पूरे विलयन में जो मिक्सचर है विलय और विलायक का उसके मोलों की संख्या होगी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, अभी पूरा फॉर्मूला ही गलत हो जाता। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पूरे के बटे होगा पहले स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये आपका राउल का नियम का मेन फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो रहा था, जो कि क्या हो रहा था कि हमें करना क्या था कि विलय के मोलों की संख्या पहले लेनी थी, फिर पूरे विलयन में जो विलय और विलायक है उन दोनों के मोलों की संख्या साथ में लेनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा था, जो कि अभी हमने सही कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस स्मॉल एन प्लस एन ये जो आपका है, इस पूरे वैल्यू की जगह हम क्या लेंगे, कैपिटल एन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको सही कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में आप जब यहाँ तक पहुंचेंगे वीडियो तक तो आप भी सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को इस हिसाब से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट यानी वास्तव आपका अपेक्षिक अनुमान हम वैसे ही रखेंगे, बराबर आपका एन भी वैसे ही रहेगा, एन आपका जो कि विलय के मोलों की संख्या है वैसे ही रहेगी, बटे में आपका एन प्लस स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है यानी कि विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब चूंकि विलय के मोलों की संख्या नगण्य लेने के कारण हम पूरी वैल्यू ही क्या ले लेंगे, खाली कैपिटल एन ले लेंगे, यानी इसकी जगह हम क्या रख रहे हैं, इसकी जगह हम कैपिटल एन रख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका फॉर्मूला थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला रॉन्ग हो रहा था, जो कि हमने सही कर दिया। अब हम क्या जानते हैं कि विलय के मोलों की संख्या, यहाँ पे एक चीज हम जानते हैं जो कि क्या है कि विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलय के मोलों का भार बटे विलय के मोलों का अणु भार। ठीक है, वही विलायक के मोलों की संख्या के बराबर भी यही हो जाएगा, क्या, विलायक के मोलों का भार जो कि और बड़ा हो जाएगा, यानी W जो है और बड़ा लिखेंगे, बटे विलायक के मोलों का अणु भार। समझ में यहाँ तक कैसे आया, ये पहले से ही होता है कि विलय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या की जगह आप उसके भार बटे अणु भार भी ले सकते हैं, क्योंकि मोल का जो बेसिक एकदम फॉर्मूला होता है, यहाँ बता देते हैं कि जो मोल का एकदम ही बेसिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि मोल n बराबर W बटे m होता है। W आपका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, और m आपका अणु भार हो जाता है। तो यहाँ पे हम यही चीज चेंज करेंगे, इसकी जगह हम ये लिख देंगे भार बटे अणु भार, और यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, भार बटे अणु भार। और ये जो भार बटे अणु भार हम ले रहे हैं, स्मॉल एन ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, विलय का भार बटे विलय का अणु भार। वही हम कैपिटल एन के लिए ये फॉर्मूला जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, यानी वास्तव का अपेक्षिक अनुमान में कोई भी चेंज आपको नहीं करना है, वैसे ही रहेगा, बराबर जब हम इस विलय के मोलों की संख्या के लिए लेंगे ये फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा आपका W बटे M, और पूरे के बटे आपका क्या हो जाएगा फिर से W बटे M। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस सिंबल में क्या क्या चीजें हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को पहले से हम थोड़ा सा और अरेंज करते हैं। तो जब हम इसको थोड़ा सा सजाएंगे तो यही फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, वास्तव आपका अपेक्षिक अनुमान तो आपका वैसे ही रहेगा, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर आपका क्या हो जाएगा, W बटे M, यानी जो विलय के भार बटे विलय का अणु भार है वो हम वैसे ही रखेंगे, और इस पूरे विलायक का जो भार बटे अणु भार है इसको ऊपर ले जाएंगे। तो पहले विलय का भार बटे विलय का अणु भार वैसे ही रख देते हैं। अब जब क्या करेंगे, इस विलायक के भार बटे अणु भार को हम इधर ले आएंगे
तो ये m यानी कि विलायक का जो अणु भार है वो पहले ऊपर हो जाएगा, फिर विलायक का भार आपका नीचे हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। यही आपको थोड़ा सा चेंज करना था। तो तनु विलयनों के लिए जो राउल्ट का नियम था या जो उसका अणु भार या भार के रूप में जो हमको डिनोट करना था, विलेय के मोलों का अणु भार या भार, विलायक के मोलों का अणु भार या भार के रूप में जो संबंध आएगा राउल्ट के नियम का वो ये रहा। ठीक है, यही आपका राउल्ट के नियम का संबंध हो जाएगा किसके लिए, तनु विलयनों के लिए। ठीक है, अब इस सिंबल में कौन कौन सी चीजें क्या क्या डिनोट कर रही हैं आपको बता देंगे। पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये चीज जो समझ में आई होगी कि हमने क्या किया है, यहाँ पे मोल बराबर भार बटे अणु भार होता ही है, बेसिक फार्मूला ये है। लेकिन जब हम इस मोल का फार्मूला विलेय के लिए लगाएंगे तो विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार हो जाएगा, और अगर विलायक के लिए लगा देते हैं तो विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार हो जाता है। तो यहाँ तक आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। राउल्ट का नियम का जो फार्मूला था वो हमने आपको पूरा डिराइव करके बता दिया है। अब बस इसमें कौन कौन से सिंबल क्या क्या बता रहे हैं इसको बताना है, तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट कर लें। तो राउल्ट का नियम का ये फार्मूला आपका आया था तनु विलयनों के लिए, मेन फार्मूला जो हमने दूसरा निकाला है। राउल्ट का नियम का बेसिक फार्मूला तो हमने पहले बता दिया था, फिर हमने तनु विलयन के लिए जो फार्मूला निकाला है वो ये है। ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट जो है ये आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है। ठीक है, आपेक्षिक अवनमन, इसको हम पूरे को क्या पढ़ेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे। फिर हम जानेंगे, वैसे तो पूरा इसको यही कहेंगे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, लेकिन अगर हम एक एक लेटर के बारे में जाने तो क्या है, सारी लेटर्स क्या डिनोट कर रही हैं या क्या बता रही हैं वो आप जानेंगे। ये जो फार्मूला है आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ही काम आने वाला है। इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमने ये कैपिटल W है और कैपिटल M ही है, लेकिन इसकी तुलना में हमने इसको थोड़ा छोटा क्यों लिखा है, क्योंकि छोटा लिखने का मतलब ये है कि ये विलेय के पोर्शन को दर्शा रहा है, यानी कि विलेय का भार और विलेय का अणु भार है। और इसी को हमने जो कैपिटल W और कैपिटल M है इसी को और बड़ा अगर लिख दिया है तो मतलब ये विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार दर्शा रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला अब क्लियर होगा। ये पूरा है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, लेकिन अगर खाली पी नॉट, पी एस, डब्ल्यू, एम और कैपिटल W कैपिटल M की बात करें तो ये सब क्या डिनोट कर रहा है ये देख लेते हैं। तो पी नॉट जो है आपका शुद्ध विलायक, पी नॉट आपका क्या डिनोट कर रहा है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, पी नॉट आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बताता है, जबकि जो आपका पीएस है वो क्या बताता है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। और आपका जो स्मॉल W लिखा तो हमने कैपिटल W ही है, पर इस वाले W के हिसाब से थोड़ा छोटा लिखा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विलेय का भार, विलेय का भार। और ये आपका जो स्मॉल m है ये क्या हो जाएगा, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। वहीं आपका कैपिटल W विलायक का भार हो जाएगा, विलायक का भार। और कैपिटल M विलायक का अणु भार हो जाता है, विलायक का अणु भार हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूले में सारे सिंबल थे वो क्या डिनोट कर रहे थे, उसका मतलब क्या था, या अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाएंगे कि पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, डब्ल्यू क्या है, एम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम क्या है। तो ये भी हमने आपको बता दिया, यानी कि पूरा का पूरा फॉर्मूला हमने आपको डिराइव करके दिखाया। उसमें जो सिंबल्स है वो क्या बता रहे हैं वो भी आपको बता दिया। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजन है कि इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब हम देखेंगे कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। ये जो राउल्ट का नियम है कहाँ तक लागू होता है या
किस नियम तक ही इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर राउल्ट के नियम की सीमाएं देखते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, यानी ये कहाँ तक लागू होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो हमने राउल्ट का नियम लिया था वो हमेशा तनु विलयन के लिए ही लागू होगा। क्यों? क्योंकि हमने तनु विलयन के लिए ही राउल्ट का नियम का फॉर्मूला निकाला था। ये कभी भी सांद्र विलयन के लिए लागू नहीं होता है। पहली सीमा तो इसकी यही हो गई कि राउल्ट का नियम हमेशा तनु विलयनों के लिए लागू होता है। दूसरा क्या हो जाएगा कि ये जो है राउल्ट का नियम हमेशा उन विलयनों पर लागू होगा जिनका टेम्परेचर या ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, जिनका टेम्परेचर या ताप स्थिर होगा उसी विलयन पर ये लागू होगा। थर्ड पॉइंट क्या हम इसमें लिखेंगे, अभी हम पॉइंट्स लिख देंगे, पहले समझ लीजिए कि राउल्ट का जो नियम है वो हमेशा अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए ही लागू होता है। अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए ही ये क्या होगा, लागू होगा। और चौथा क्या होगा कि यह वैद्युत अनअपघट्य पदार्थों के लिए ही लागू होता है। यही चार चीजें हमने इस पूरे चीजों में दिखाया आपको कि हमने तनु विलयन लिया था, फिर वैद्युत अनघट्य पदार्थ लिया था, टेम्परेचर जो स्थिर लिया था, लिखा भले ही नहीं था पर लिया था। ठीक है, और आखिरी हमने क्या लिया था कि ये हमेशा तनु विलयनों पर ही लागू होता है। तो सभी चीजें लिख लेते हैं। पहला क्या लिखेंगे कि राउल्ट के नियम की जो सीमाएं हैं वो क्या है कि यह हमेशा यह तनु विलयन पर लागू होता है, पहला पॉइंट ये हो गया कि ये तनु विलयन पर लागू होता है। सेकंड यह है कि यह या इसमें जो ताप होगा, इसमें ताप या इस विलयन में आप कह सकते हैं, इस विलयन में ताप स्थिर होना चाहिए। इस विलयन का ताप हमेशा क्या होगा, स्थिर होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। जब विलयन में ताप हमेशा स्थिर होगा तभी यह राउल्ट का जो नियम है वो लागू होगा। थर्ड ये है कि यह अवाष्पशील, यह हमेशा केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए, अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए ही लागू होता है, के लिए ही लागू होता है। कभी भी आपको ये वाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए लागू होता हुआ नहीं दिखेगा, ये खाली अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए लागू होता है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या है कि यह वैद्युत अनअपघट्य पदार्थों के विलयन पर ही लागू होता है। तो ये आपका जो राउल्ट का नियम की जो सीमाएं थी वो भी हमने आपको बता दिया कि ये किन किन चीजों पर लागू होता है। ये हमेशा तनु विलयनों पर लागू होगा, ये विलयन का ताप स्थिर होगा तभी ये नियम आप लगा पाएंगे, ये अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होगा, ये वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ बताया ही कि जिसमें आप धारा का प्रवाह नहीं कर सकते, ऐसा विलयन क्या कहलाता है, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थों का विलयन कहलाता है। और ऐसे विलयन पर ही आपका राउल्ट का नियम जो है वो लागू होता है। तो उम्मीद है आपको राउल्ट का नियम जो है वो समझ में आ गया होगा। हमने इसका परिभाषा भी बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया और इसकी जो सीमाएं थी वो भी बता दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है या आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो आपके सामने ऐसे ही आती रहें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दीजिए शेयर ताकि और भी लोग जुड़ते रहें। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट पर भी पूछ सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।